वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंटेंसी एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के अलावा आपको यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी कवर कराते हैं। तो यदि मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, तो भाई साहब वो आपको फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश मीडियम में, और यदि हिंदी मीडियम के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, वो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। इवन स्टूडेंट्स हम आपको ई बुक्स और ये नोट्स भी अवेल कराते हैं, और उसका जो लिंक है वो नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आपको चेक करना है, देखना है, और यदि आप चाहें तो अवेल करके भी आप उनसे लर्निंग कर सकते हो। ई बुक्स और ई नोट्स है। और यदि मैं चैनल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराता है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब कोई चार्जेस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस नहीं है। कंप्लीट कोर्स आपको चैनल से प्रोवाइड करा दिया जाएगा और डेली कर भी रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एमसीक्यू, एजर्शन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर के सारी चीजें आपको मिल जाएंगी चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जिन्होंने अभी तक भाई साहब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से कर दो, फटाफट से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है। तो जिसने भी नहीं किया है जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, फिर आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, आज की क्लास को देखेंगे और आज क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे, है ना। तो पहले तो लाइक शेयर करो यार, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाए। कर दिया तो फिर आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के, सभी को पता है चैप्टर नंबर 10 पर आ चुके हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। और आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करा रही हूं आपको, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से ही आते हैं, है ना। तो आज हमको देखना है हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। हालांकि ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि बैलेंस शीट के हर एक कंटेंट को बहुत डिटेल में जानना जरूरी है। तो पहले आज हम उसका एक पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, जान लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, राइट। एक फॉर्मेट देखते हैं, बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा आज समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक इंट्रो ले लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके हर एक एलिमेंट को डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करें सेशन को। सभी ने लाइक शेयर कर दिया, तो आइए लेट्स स्टार्ट द सेशन। फटाफट से देख लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में, जान लेते हैं। तो आपको पता ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपना ये चैप्टर है, हालांकि ये पूरा जो पार्ट भी है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बताया कि आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। अब उसी बैलेंस शीट को यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट तो आपको पता ही है भाई साहब, बैलेंस शीट एक ऐसी या एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताता है, पूरी पोजीशन बताता है। तो क्या लिखा है देखो, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज, तो है क्या ये बेसिकली, यदि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है, एक कंपनी के एसेट्स की क्या वैल्यू है, कंपनी की लायबिलिटीज की क्या वैल्यू एज वेल एज इक्विटी, है ना। और इक्विटी मतलब आपको पता ही है शेयर होल्डर फंड कैपिटल, राइट, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन अ समराइज्ड मैनर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर दिन तक की आपको वो बैलेंस शीट बताती है, और एक समराइज्ड मैनर में, एक समरी के मैनर में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पूरा पैराग्राफ में बन रही है, नहीं, एक समरी के फॉर्म में, बस कुछ नहीं होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज और इक्विटी के आपको नाम दिए रहेंगे, हर एक हेडिंग दी रहेगी, सब हेडिंग दी रहेगी, और उसके सामने उसकी जो वैल्यू है वो दी रहेगी, है ना। बस यहाँ पे बैलेंस शीट हम लोग कंपनीज में थोड़ी डिफरेंट बनाते हैं। बाकी हमने पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट बनाई वो आपकी नॉर्मल वाली बैलेंस शीट थी, है ना। वर्टिकल वाली बनाई जहाँ पे हमने वर्टिकली एसेट्स को यहाँ पे लिखा, और मतलब यहाँ पे लायबिलिटीज लिखा, यहाँ पे एसेट्स लिखे, वर्टिकल बैलेंस शीट बनी। पर अब यहाँ पे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल बनती है ना, एक के नीचे एक आपकी चीजें रहती है, राइट। मतलब पहले आप इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखो, उसके नीचे फिर आप एसेट्स लिखते हो। इज इट क्लियर, है ना। तो अब यदि वो जो पुराना बैलेंस शीट का फॉर्मेट था वो किसके लिए है, वो पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए है, और जो हमने शेयर और डिबेंचर के चैप्टर में जो बैलेंस शीट बनाई वो कंपनीज के लिए है
है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। अब देखो दीज 3 पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के 3 पार्ट होगा एक तरीके से, जैसे कि क्या क्या है, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, जिसको शेयर होल्डर फंड कहते हैं। शो व्हाट द कंपनी ओज, तो ये दिखाते हैं, ये मतलब आपको दर्शाते हैं कि कंपनी के पास कितना है, कंपनी कितना ओन करती है, कंपनी के एसेट्स कितने, कितनी प्रॉपर्टी है, एज वेल एज व्हाट इट ओज, और कितना इसकी लाइबिलिटीज है, कितना इसका बर्डन है, कितना इसको पे करना है, तो इसके खुद के पास कितना है और कितना इनका बर्डन है, वो कंपनी की वो पूरी कंडीशन बैलेंस शीट शो करती है। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो ये जो है इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैलेंस शीट का एक अलग ही फॉर्मेट है, एक अलग ही चीज है जो आपको कंपनीज एक्ट में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो अलग तरीके से प्रिपेयर की जाती है, जो आपको पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में पूरा बताया गया है। इज इट क्लियर? तो हम भी इसी को फॉलो करके, इसी जो शेड्यूल में आपकी बातें मतलब बेसिकली जो फॉर्मेट बताया है उसी से हम बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनाएंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट, छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर हम फॉर्मेट देखते हैं बैलेंस शीट का, हालांकि हमने देखा भी है शेयर एंड डिबेंचर के चैप्टर में भी हम लोगों ने बैलेंस शीट का ऑलरेडी फॉर्मेट देख चुके हैं, बनाई भी है कई बार। एक बार और देखते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमको वही काम करना है, क्वेश्चन कुछ है नहीं प्रैक्टिकल वाले, बस आपको एलिमेंट्स को सेपरेट मतलब कैटेगराइज्ड करना होता है कि ये किसके हेडिंग में है और किसके सब हेडिंग में है, तो उसके लिए पहले आपको बैलेंस शीट जाननी पड़ेगी। तो आइए, ये हो गया। अब आ जाएंगे फाइनली फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में। तो द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे XYZ लिमिटेड जो भी है, और नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024-25 या वॉट एवर डेट है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट बन रही है आपको भी पता है, यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनती है नॉर्मल, तो हम बैलेंस शीट जहाँ बनाते थे पार्टनरशिप की या सोल ट्रेडर की, वो ऐसे बनाते थे कि यहाँ पे लाइबिलिटी और यहाँ पे एसेट। लेकिन अब जो बैलेंस शीट अब अपन फॉलो करेंगे कंपनीज के लिए, उसको बनाते हैं भैया इस तरीके से कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और यहाँ पे आप लिखोगे एसेट, राइट। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एसेट लिखोगे, और यहाँ पे टोटल। तो इस तरीके से ये अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदल जाएगा। पहले ऐसे बना रहे थे हम, है ना, पहले ये वर्टिकल बन रही थी, अब ये ऐसे हॉरिजॉन्टली बनेगी। क्लियर? तो यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अब देखो स्टार्ट कैसे करते, तो यहाँ पे पर्टिकुलर नोट नंबर, मतलब यदि उस पर्टिकुलर जो आइटम या एलिमेंट आपने लिखा है उसका यदि आपको और डिस्क्रिप्शन देना है, डिटेल देना है, तो वो नोट्स अकाउंट में आप दिखाओगे। देन जो भी फिगर्स है आपके करेंट ईयर के और यदि प्रीवियस ईयर के भी हैं तो वो आप लिखोगे, है ना, करेंट ईयर के, इस साल के, और प्रीवियस ईयर के भी लिखोगे, सो दैट आप कंपैरिजन कर सको। क्लियर? अब देखो सबसे पहले, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ ऐसे आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो है कोई भी आपको दे देंगे, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया आपको क्वेश्चन में कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ शो करते हैं, तो आपको बताना रहेगा कि उसमें जो हेडिंग रहती है। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ दिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे हम, आप खुद ही बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिजर्व है, तो उसको कहाँ रखेंगे, जाहिर सी बात है मैम, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में रखेंगे। तो यहाँ पे आप इसके अंदर लिखोगे रिजर्व, इसके अंदर क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब जैसे क्वेश्चन में दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ बैलेंस शीट में कहाँ पे मेंशन होती है, तो आपको बताना है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उस वो हेडिंग जो है शेयर होल्डर्स फंड इसके अंदर आता है, और सब हेडिंग किसके अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के अंदर। तो ऐसे लिखना है कि इसके अंतर्गत और रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी उसके अंदर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ऐसे करके आपसे बहुत सारी चीजें मतलब एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, आपको बताना है हेडिंग क्या है और सब हेडिंग किसके अंदर क्या चीज आएगी। तो इसके लिए आपको एक एक एलिमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, जो हम एक एक करके करेंगे। आज पहले ओवरऑल फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर डिटेल में देखेंगे कि शेयर होल्डर फंड में क्या आ रहा है, ये चीज़ों का मतलब क्या है, इनमें क्या चीज़ें आएंगी, क्या इनमें कंटेन रहता है, उसके अलावा बाकी ये चीज़ें हैं आपकी, इन सब में क्या है, लाइबिलिटीज़ में क्या है, तो ये सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से वापस आते हैं, यहाँ से एक एक चीज़ देखते हैं। ब्रीफ में आज बता रही हूँ, फिर एक एक करके डिटेल में हम शुरू करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से, राइट। आइए, तो सबसे पहले आपको पता ही नंबर 1 क्या लिखते हैं हम, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी मतलब कंपनी के पास जो कैपिटल है, अब वो भी उसके लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है, लेकिन वो इंटरनल लाइबिलिटी है,
और लाइबिलिटी में हम वो वाली लाइबिलिटी शो करते हैं जो बाहर के लोगों से, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। अब सबसे पहले इक्विटी लिखते हैं, तो इक्विटी मैंने बताया अपने ही ओनर का जो आपने पैसा लिया हुआ है, दैट इज कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी, सबसे पहले इक्विटी को लिख रहे हैं, उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड में यदि कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, तो ऐसी कैपिटल जो कंपनी ने शेयर इशू करके ली है, दैट इज शेयर कैपिटल। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है, तो है ना, जैसे प्रीमियम पे करा है आपने या किसी भी तरीके से आपके पास कोई रिजर्व्स आ रहा है, तो वो आप यहाँ लिखोगे, सरप्लसेस लिखोगे। जितने भी रिजर्व सरप्लसेस है वो यहाँ पर आएंगे। अब वो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर शेयर वारंट के उससे आपको कोई पैसा रिसीव होता है तो वो भी आपका शेयर होल्डर्स फंड में ही आएगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से कैपिटल का ही अमाउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अमाउंट है दैट विल कम्स अंडर शेयर होल्डर्स फंड, राइट, क्लियर। अब आगे देखो, सेकंड इसमें रहेगा, पहला हो गया क्या, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद दूसरा आपका रहेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। कई बार होता है ना कि एप्लीकेशन की मनी या अलॉटमेंट की मनी पेंडिंग रह जाती है, मिलती नहीं है, तो उसको आप यहां से अलग से शो कर सकते हो यदि एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट की पेंडिंग मनी अमाउंट है तो। देन नंबर 3, अब इक्विटी का हो गया। यहाँ इक्विटी में केवल 2 ही चीजें हैं, क्या, शेयर होल्डर्स फंड और ये पेंडिंग अमाउंट, ये 2 ही चीजें हैं। तीसरा आ जाओ नॉन करेंट लाइबिलिटीज पे। तीसरा क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब जो लंबे समय की है, 1 साल से ज्यादा की लाइबिलिटी है, राइट, वो नॉन करेंट है। अब ये क्या हो सकती है, इसके अंदर क्या आ सकता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब जैसे आपको डिबेंचर्स दिया हो क्वेश्चन में, आपसे पूछेंगे डिबेंचर्स किसके अंदर आएगा, तो सब जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो लंबे टाइम का डिबेंचर है, 5-10 साल का, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी हेडिंग, और सब हेडिंग क्या आएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही हम लिखते हैं डिबेंचर, वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है। उसके बाद यदि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है आपकी, कि आपको टैक्स लाइबिलिटी है, वो अदर, यदि और कोई अदर काइंड ऑफ आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जैसे कि रिडेम्पशन करना, पुराने डिबेंचर्स थे, इस साल उनका रिडेम्पशन हो रहा है, तो वो अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी है। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यदि आपने प्रोविजन बना के रखे हैं लंबे टाइम के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो आपके नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएंगे। इज इट क्लियर, ये सब हेडिंग समझ आ गई, राइट। अब आगे आते हैं, ये हो गए आपके नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब करेंट लाइबिलिटी भाई साहब ऐसी लाइबिलिटीज होती है जो आपकी 1 साल के अंदर अंदर की है। तो 1 साल के अंदर अंदर की मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यदि डिबेंचर 1 साल के अंदर के लिए है, 1 साल के अंदर ही रिडीम हो रहे हैं, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई। फिर ट्रेड पेबल्स मतलब बिजनेस से ही रिलेटेड जो लेन देन चलता रहता है ना, कि बिजनेस से रिलेटेड मुझे किसी को पैसा देना है और 1 साल के अंदर ही देना है, तो वो है मेरा ट्रेड पेबल्स। फिर अदर कोई अगर करेंट लाइबिलिटी है, कोई दूसरी जो भी प्रकार की, अब क्वेश्चन में दी रहेगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 साल से कम की है, तो वो अदर करेंट लाइबिलिटी में आ जाएगी। और यदि आपने प्रोविजन बनाया है शॉर्ट टर्म के लिए, सो दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर करेंट लाइबिलिटी, क्लियर। अब इसी के साथ आपका यहाँ पे पूरा इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पार्ट खत्म, इनका आप यहाँ पे टोटल कर लोगे। इक्विटी एज वेल एज लाइबिलिटी की जितनी भी चीजें थी वो रिकॉर्ड हो गई। अब आएंगे अगली चीज पे, तो बैलेंस शीट में अगली चीज क्या होती है, एसेट होती है। तो अब आएंगे एसेट पे, तो इसके बाद आप आ जाओगे एसेट्स पे। एसेट्स में भी आपको पता है ये टाइप्स है। सबसे पहला एसेट का टाइप कौन सा होता है, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जो 1 साल के लिए नहीं है, 1 साल से ज्यादा के लिए आपके पास है, ऐसे एसेट जिन पे बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है। तो इसमें नंबर 1 सबसे पहले ए नंबर पे आप क्या लिखते हो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर कोई भी इंटेंजिबल एसेट। तो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्लांट है आपका, कोई इक्विपमेंट है, या फिर कोई इनटैंजिबल एसेट है, तो वो आप यहाँ पे नंबर ए लिख के कोई भी चीज लिख सकते हो, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है आपके पास। कोई इंटैंजिबल एसेट मतलब गुडविल, पेटेंट्स, ये सारी चीजें, कॉपीराइट, कुछ भी। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यदि है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा आपका। देन इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो यदि अंडर डेवलपमेंट भी आपके इनटैंजिबल एसेट्स हैं तो दैट विल आल्सो कम्स अंडर नॉन करेंट, क्योंकि ये जितने भी एसेट है ये लंबे टाइम के लिए आपके, शॉर्ट टर्म के नहीं, 1 साल के अंदर के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के नेचर का है, लॉन्ग टर्म के नेचर के हैं। दैट इज वाई ये सारे आपके नॉन करेंट एसेट्स में आते हैं। अब इसके अंदर भी ना बहुत सारी चीजें रहती है, आपको जब हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि इनमें से ये किसके अंदर आएगी,
ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका पहला नॉन करेंट एसेट। अब इसके अंदर आपको पहला तो देख लिया हमने, नॉन करेंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, तो ये पहला हो गया। अब इसके अंदर दूसरा देखो, नॉन करेंट एसेट के अंदर आप दूसरा क्या लिखोगे, यदि आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का एसेट होता है भाई साहब। एसेट क्यों होता है, क्योंकि आज यदि मैंने कहीं पैसा लगाया है तो कल को हो सकता है मुझे दुगना लौट कर मिले, दिस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं इसलिए कि आज यदि मैंने पैसा लगाया तो कल को मुझे मिले लौट करके, तो दुगना मिले एटलीस्ट, यही मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट करने का, राइट। तो यदि वो इन्वेस्टमेंट मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे 2-3 साल के लिए पैसा लगा दिया, 5 साल के लिए लगा दिया, तो अब 5 साल बाद मुझे रिटर्न मिलेगा, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम बोलेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिफर्ड टैक्स नेट यहां पर भी आता है कई बार आपका, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। अगर आपके लॉन्ग टर्म आपने किसी से लोन लिया है, एडवांस लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का, तो उसको भी हम यहाँ पर शो करेंगे, लंबे टाइम का, यदि वो 10 साल 5 साल 1 साल से ज्यादा। और यदि और कोई भी अदर नॉन करेंट एसेट है तो दैट विल आल्सो कम्स अंडर दिस। ये आपके क्या हो गए, नॉन करेंट एसेट्स हो गए, नॉन करेंट एसेट जो 1 साल से ज्यादा के हैं, क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ करेंट एसेट। करेंट एसेट मतलब जो अभी के है, करेंट के है, बस 1 साल के अंदर के हैं, उससे ज्यादा के नहीं है। जैसे कि करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा पैसा लगाया मैंने जो सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया, 6 महीने बाद मुझे वापस लौट के मिलेगा रिटर्न के साथ, है ना, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये मेरा करेंट एसेट के अंदर आएगा। तो करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब मैंने जो स्टॉक बना करके रखा है, सपोज मेरे पेन बनाने की कंपनी है, मैंने पेन बनाकर रखे हैं, तो ये क्या ये 1 साल तक बिकेंगे नहीं, बिल्कुल 2-4 महीने में ही सेल हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री एक ऐसा एसेट है जो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 1 साल के अंदर मुझे इसमें कैश जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो इन्वेंट्री 1 साल के अंदर अंदर का, इसलिए ये करेंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मुझे कोई पैसा मिलने वाला है, सो दैट इज अ ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे कि या तो कैश है मेरे पास, दैट इज ऑल्सो करेंट एसेट, और कैश के बराबर भी यदि कोई चीज है, जैसे कि बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटाज हैं आपके, तो ये सब आपके कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो यदि शॉर्ट टर्म के लिए लोन है या शॉर्ट टर्म के लिए मैंने एडवांस लिया है किसी से, या शॉर्ट टर्म का 6 महीने का लोन है, 1 साल के अंदर अंदर का लोन है, तो वो यहाँ आएगा। और यदि कोई अदर काइंड ऑफ करेंट एसेट है, सो दैट विल आल्सो कम अंडर अदर करेंट एसेट, क्लियर। तो नॉन करेंट हो गए, करेंट हो गए, सारे एसेट्स जब लिख लेंगे टोटल यहाँ पे करेंगे तो आपको दोनों साइड का टोटल मिल जाएगा, प्रेजेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का। तो समझ में आई भाई साहब बैलेंस शीट कैसे बन रही है। अब देखो सवाल जो आते हैं ना, वो आपको कोई भी आइटम दे देंगे और आपको बताना रहेगा कि वो किसके अंदर आएगा। जैसे कोई भी एक दे दिया आपको, इन्वेस्टमेंट का ही कोई एक एग्जांपल दे दिया, अब आपको फाइंड करना है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ आएगा करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, यदि वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म का है, तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे करके आपको जब भी आइटम्स देंगे, एलिमेंट्स देंगे, आइडेंटिफाई करना रहेगा, ध्यान से उनको पढ़ के समझना रहेगा और फिर बताना रहेगा कि वो बैलेंस शीट में कहां पर रिकॉर्ड होंगे। इज इट क्लियर। तो अब हम लोग पता है क्या करेंगे, हमने बैलेंस शीट तो एक आज एकदम रॉ तरीके से देख ली, ऊपर से देख ली, एक ब्रीफ तरीके से देख ली, राइट। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, एक एक एलिमेंट। मतलब देखो पिछले मैं आपको ले जा रही हूँ, यहाँ पे शुरू से बता रही हूँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के जो एक एक एलिमेंट है ना, किसके अंदर क्या आ रहा है, किसका क्या मीनिंग है, किसमें क्या लिखना है, एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका, इसके अंदर क्या आएंगी चीजें, उसके बाद ये एक एक जितने भी दिख रहा है ना, इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ तो बोल दिया है कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल है। क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो ये नहीं बोलेंगे कि ये काय के अंदर आएगा, नहीं, इसके अंदर जो चीज आती है वो देंगे और फिर आपको बताना है वो चीज इसमें से किसके अंदर आएगी, है ना। तो अभी नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन से ही एक एक एलिमेंट बताऊंगी, एक एक एलिमेंट को डीप में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को बढ़िया से देखेंगे, हर एक कंटेंट को देखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल में क्या रहेगा, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर, तो बहुत सारे मीनिंग्स पहले इनके समझेंगे और इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेकर के चलेंगे, देन आपको फाइनली ये पूरी बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आ जाएगी, इनके कंटेंट्स का मीनिंग, कहाँ क्या चीज रिकॉर्ड हो रही है, क्या किसके हेडिंग में आएगी, सब हेडिंग, वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना बिल्कुल नहीं है, हर एक चीज कॉमन सेंस वाली है। बस मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन से इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट 1 लेकर आऊंगी, जिसमें हम अब जैसे कि देखो
ये जो स्टार्टिंग में है ना इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो हम एक एक करके सब कुछ कवर करेंगे, है ना, एक एक करके हर एक चीज देखेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है ना, तो एक एक करके देखेंगे। तो ये जो आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो इसको हम पार्ट्स में लेकर के जाएंगे। तो पहले मैं आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी को बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो चलिए आज के सेशन को फिर हम यहीं पर ओवर करते हैं। नॉर्मल सा आज हमें ब्रीफ डिस्कशन करना था बैलेंस शीट के बारे में। अब बैलेंस शीट हमने देख ली, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। अब हम बैलेंस शीट के अंदर के हर एक कंटेंट, हर एक आइटम को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी से ही, पार्ट 1 लेकर आऊंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आपको मेरे साथ इसी तरीके से डेली क्लासेस में जुड़े रहना है, बने रहना है चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, इवन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट के कोर्सेज मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर हर एक चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो जरूर से जाके चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो बिल्कुल उसके लिए आपको जाना कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर के क्लिक करना, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके स्टडी कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो जल्दी से क्या करें, जरूर से हमें फॉलो करें। आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से एक एक कंटेंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी से रिलेटेड। सो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।